मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चहेते चैनल करियर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट पर आज। आखिर इन्फ्लेशन क्या होता है यानी मुद्रास्फीति, डिवैल्यूएशन क्या होता है यानी अवमूल्यन, सीएसओ क्या होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और मैं बात करूंगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण पर आपको, जिसे हम एनएसएसओ के नाम से जानते हैं। इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे और इसे सब्सक्राइब नहीं किया तेजी से कर लीजिए, क्योंकि इस सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं बताऊंगा आपको आपके उसी चहेते प्लेटफॉर्म, जो आपका बहुत चहेता ये प्लेटफॉर्म है आपके यहाँ से, इसी पढ़ाई की पंचायत में यहाँ बात करूंगा मैं आपसे कि कैसे ये क्वेश्चन हमारे इधर चर्चाओं में बन चुके हैं और क्यों हाल में ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके। तो मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपको यहाँ से। पहला पार्ट हमारा मुद्रास्फीति है, ये वाला पार्ट मुद्रास्फीति। तो मैं समझाऊंगा आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात। इस मुद्रास्फीति को अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं। ये इन्फ्लेशन एक अंग्रेजी का वर्ड है आपके। मैं ये जो इन्फ्लेशन वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ एक बार गौर करेंगे आखिर इस मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब वस्तुओं के मूल्य, वस्तुओं और सेवाओं, दोनों को ले लेंगे आप लोग, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य। ये मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा, आप लोग इसको नोट डाउन करते चलेंगे क्योंकि मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं बहुत तेजी से। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य, यहां मूल्यों कर लेंगे, मूल्यों में बेतहाशा ये रहा वृद्धि हो जाए। ये एक काम की बात है आपके। जब कभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में बहुत ज्यादा, बेतहाशा मतलब है, बेतहाशा माने होता है बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा वृद्धि हो जाए और मुद्रा का मूल्य कम हो जाए। यहां पर ये आपके वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाए और मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाए। ये यहां पर ये आप देखेंगे, यहां पर जो मुद्रा की वैल्यू है, करेंसी की, मुद्रा का मूल्य यहां से हमारा है, मुद्रा का मूल्य कम हो जाए, ये वाला। तो ऐसी स्थिति को हमारे यहां क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा आपका मुद्रास्फीति। यानी जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में बेतहाशा यानी बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए, और जब मुद्रा के मूल्य में, ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो मुद्रा है ये वाला पार्ट, मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाए। तो मैं बताऊंगा आपको, जैसे मैं अगर उदाहरण दूं कि मेरे हाथ में एक पेन लग रहा है, अगर ये पेन अगर 20 रुपए का आ रहा है आज, और यही पेन अगर मुझे एक दिन बाद या 2 दिन बाद अगर मुझे 2000 रुपए का मिले, तो कोई पेन 20 रुपए का और वही पेन 2000 रुपए मिले, इसका मतलब वस्तु वही है लेकिन उसके मूल्य में इतनी ज्यादा वृद्धि हो गई है आपके कि मुझे अधिक चुकाना पड़ रहा है। इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मुद्रास्फीति क्या होती है। तो आप बताएं, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए और मुद्रा के मूल्य में यानी करेंसी के मूल्य में गिरावट आ जाए, दैट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि इस मुद्रास्फीति को मापते कैसे हैं। तो इसके मापन के लिए हमारे इस समय 2 आपके सूचकांक बड़े पॉपुलर हैं। ये 2 सूचकांक हैं, ये दोनों के दोनों, ये 2 इंडेक्स हैं और ये दोनों बहुत पॉपुलर हैं आपके। एक का नाम है ये वाला थोक मूल्य सूचकांक। क्या नाम है? थोक मूल्य सूचकांक। एक तो आपका ये है, इसको आप लोग लिख लेंगे यहां से, ये अपने काम का है। इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूं यहां से सूचकांक, यहां से WPI आपके यहां भी बताऊंगा इसके बारे में। और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता, इसको नोट डाउन करेंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये वाला, ये दूसरा वाला हमारा सूचकांक आपका। ये आपके पास 2 बड़े महत्वपूर्ण मैंने पहलू बता दिए आपके, इन्हें आप देख लेंगे यहां से। ये 2 बिंदु बताए मैंने आपको। एक का नाम है आपके थोक मूल्य सूचकांक और दूसरे का नाम है आपके ये वाला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसे हमारे यहाँ पर CPI बोलते हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बड़ा खास है यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों में विशेष बात यह है आपके, थोक मूल्य सूचकांक बोलते हैं WPI यानी कि होल प्राइस इंडेक्स, होल प्राइस इंडेक्स, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी इन दोनों पर मापन करते हैं। यहां बताएंगे ये मापन यानी आप बताएंगे मुद्रास्फीति का मापन किस पर किया जाता है। तो आप बताएंगे थोक मूल्य सूचकांक पर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, यानी कि WPI और CPI पर, होल प्राइस इंडेक्स पर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर इसकी मापन किया जाता है। क्या मुद्रास्फीति का। अधिक मुद्रास्फीति होगी तो ये भी बाजार के लिए बुरी मानी जाती है, और अगर कम मुद्रास्फीति होगी तो इसे भी बुरा माना जाता है। जब मैं अर्थव्यवस्था के पहलुओं में, अर्थव्यवस्था के पन्नों विस्तार से चर्चा करूंगा आप लोगों से, तो मैं इसको विस्तार से बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको
क्योंकि इकोनॉमी वही सब्जेक्ट है जो विश्लेषण से पढ़ने वाला है, और मैंने कहा है जीएस को पढ़ना है तो विश्लेषण करना है। अब मैं बताऊंगा आपको दूसरा पार्ट इसका बड़ा महत्वपूर्ण, वो है अवमूल्यन। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा कि आखिर अवमूल्यन क्या होता है, तो इसे बोलते हैं डिवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? डिवैल्यूएशन बोलते हैं। जो विद्यार्थी मेरे सामने लाइव बैठे हुए मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, तो सामने देखेंगे मुझे यहाँ पर कि जो डिवैल्यूएशन है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहले मैं आपको डिवैल्यूएशन का मतलब बता देता हूं कि आखिर डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। सामने देखेंगे आप लोग, डिवैल्यूएशन का बड़ा साधारण सा बहुत सरल भाषा में बता रहा हूं, किताबी लाइन सेट करके, कि जब कोई देश, ये वाला मैं यहां बताऊंगा, जब कोई देश, यहां पर जब कोई देश, यहां लिख दिया मैंने, जानबूझ करके, ये रहा, यह एक वर्ड है हमारे पास, जानबूझकर, ये वाला वर्ड है हमारे पास, जानबूझकर अपनी देश की मुद्रा के मूल्य को, अपनी देश की मुद्रा के मूल्य को, मुद्रा के मूल्य को, यहां पर मूल्य माने जो करेंसी की वैल्यू है, मुद्रा के मूल्य को कम कर देता है, कम कर देता है। आप जानते हैं ये किसके सापेक्ष है? ये डॉलर के सापेक्ष है, यानी कि ये डॉलर की तुलना में आपके यहां पर हम बताएंगे जब कोई देश, मैं लिखा है जानबूझकर अपने देश की मुद्रा के मूल्य को, ये काम का मामला, मुद्रा के मूल्य को जान क्या कर देता है? कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। उसे क्या कहते हैं? उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। प्रश्न आएगा माइंड में, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? दो आंसर है इसके। पहला, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, और इससे सरकार अपने अंदर स्थिरता लाने का प्रयास करती है, अपने व्यवस्थाएं लाने का प्रयास करती है आपके, इससे निर्यात में, एक्सपोर्ट में, निर्यात माने एक्सपोर्ट से निर्यात में वृद्धि होती है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अब तक भारत में क्या डिवैल्यूएशन हुआ है? तो आप बताएंगे अब तक भारत में 3 बार, कितनी बार? अब तक भारत में 3 बार, ये रहा, 3 बार ये अवमूल्यन हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार अवमूल्यन हुआ है। मैं बताऊंगा आपको बहुत इत्मीनान से और बहुत अच्छे तरीके से। यहां सामने देखेंगे, इसमें पहला जो अवमूल्यन हुआ है आपके वर्ष 1949 में हुआ है, और दूसरा जो हुआ है वर्ष 1966 में हुआ है, और तीसरा हुआ है वर्ष 1991 में हुआ है। यानी कि हमारे अब तक 3 बार अवमूल्यन है, वर्ष 1949, वर्ष 1966, वर्ष 1991। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि आखिर ये अवमूल्यन जो हो रहा है, ये अवमूल्यन क्यों हो रहा है? तो मैं बताऊंगा आपको, यहां पर ये 1949 का है। ये सरकार हमारी उस समय आजादी कुछ ही दिन बाद, यानी कि आप देख रहे होंगे 47 से 2 साल बाद, सरकार धन की कमी से, इकाई से धन की कमी से जूझ रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने अवमूल्यन किया पहली बार। दूसरी बार जो किया यहां पर, ये उस समय भारत ने चीन और पाकिस्तान के युद्धों का सामना किया। आप जानते होंगे पाकिस्तान बड़ा दुष्ट राष्ट्र है और चीन भी महाधूर्त राष्ट्र है आपके, और इनको दोनों को मैं बताता हूं यहां पर आपके लिए बड़ी काम की बात। चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया और पाकिस्तान ने 1965 में आक्रमण किया। यदि बाद में पाकिस्तान ने 1971 में भी आक्रमण किया, 1971 में, पर मैं युद्धों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब अवमूल्यन से यहां पर। तो आप बताएंगे यहां पर ये दूसरी बार जो हुआ है आपका यहां पर अवमूल्यन, वो हुआ है आपके 1966 में, और तीसरी बार हुआ है आर्थिक संकट के चलते, यानी वर्ष 1990-91 का देश में संकट आया है, उस इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते देश में जो हमारे यहां पर जो ये 3 बार आप बताएंगे, पहली बार वर्ष 1949, दूसरी बार 1966 और तीसरी बार वर्ष 1991। अब आप यहां पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेंगे कि आखिर ये वित्तीय संकट जो आ रहा है देश के अंदर, इससे निकलने के लिए सरकार ने उपाय अपनाए थे उस समय, अवमूल्यन है। मैं कहा विस्तार चर्चा में आगे करूंगा, फिलहाल अब कर लेंगे। सरकार की धन की कमी से यहां पर पहली बार लाया गया, यहां पर दूसरी बार चीन पाक आक्रमण के चलते जो अर्थव्यवस्था हमारी टूटी है। यद्यपि चीन ने हमें हराया है और हमने पाकिस्तान को हराया है, भले किसी ने किसी को हराया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसी ने किसी को हराया, लेकिन अर्थव्यवस्था चौपट होती है, क्योंकि जो विध्वंसन होता है युद्ध में, जो टूट फूट होती है, जो मानव त्रासदी होती है, जो धन की हानि होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही भारत ने 65 का युद्ध जीता हो पाकिस्तान से, लेकिन हमारे गोले थे या बम थे या हमारी गोलियां हैं, उनसे कोई आर्थिक वृद्धि नहीं हुई, बल्कि आर्थिक व्यवस्थाओं गिरावट आई है। क्योंकि भले ही हमने युद्ध जीता हो, चीन से हमने युद्ध लड़ा, इसमें भी आर्थिक हमारी तंगी आई, कमी आई। और तीसरी बार 1991 में ये आर्थिक संकट के चलते, ये बहुत तीनों व्यवस्था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रट कर जाएंगे यहां से, क्योंकि एग्जाम में ये आने वाला क्वेश्चन है। 49 में आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू पीएम थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 66 में आपके प्रधानमंत्री हमारे यहाँ कौन है उस समय आपके, बड़ा इंपॉर्टेंट था उस समय। 1966 से शुरुआत में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई है, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने देश का नेतृत्व किया, और यहाँ पर जो चंद्रशेखर के जमाने में जो वित्तीय संकट आया था उसे पीवी नरसिंह राव ने दूर किया है, आप जानते होंगे। यहाँ से मैं आपको बड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा यहाँ पर, जो बड़े काम की आपके यहाँ से। वो बात यह है कि हमारे यहाँ पर जो एक संस्था है CSO यहाँ पर, और एक संस्था है आपके यहाँ पर NSDL,
एसओ, ये दो संस्थाएं। तो मैं बताऊंगा आपको, सीएसओ मतलब होता है केंद्रीय, यहां पर केंद्रीय सांख्यिकी, यहां पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका मतलब होता है यहां पर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके, और इसका मतलब होता है राष्ट्रीय, यहां पर नमूना सर्वेक्षण संगठन। यहां दोनों को मैं लिख दिया आपके यहां पर, ये दोनों बात आपके लिए समझने योग्य आपके यहां से, क्योंकि इन दोनों वर्डों का यहां बड़ा तगड़ा महत्व है। सीएसओ होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और इसका मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। मैं बताऊंगा आपको यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात, जो एनएसएसओ है, इस संस्था की जो स्थापना हुई है यहां पर, वो वर्ष 1950 में हुई है। यहां पर जो आप काम का क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन आएगा कि एनएसएसओ की स्थापना कब हुई है, तो 1950 में हुई है। जो सीएसओ है, इसकी स्थापना जो हुई है, वो स्थापना हुई है इसकी वर्ष 1951 में, 1951 में। यानी पहले स्थापना किसकी हो रही है, इसकी एनएसएसओ की स्थापना हो रही है पहले आपके, और फिर उसके बाद किसकी स्थापना हो रही है आपके, सीएसओ की। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, भारत में सीएसओ बना तो किसकी सिफारिश बना, आखिर ये एनएसएसओ है क्या है। मैं बताऊंगा आपको, भारत में, यहां लिख लेंगे आप लोग, यहां पर बड़े काम का क्वेश्चन है ये, जो आपके एग्जाम में आएगा। यहां पर भारत में ये रहा स्वास्थ्य, ये वाला भारत में स्वास्थ्य, यहां से इनको आप नोट डाउन करेंगे यहां से, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। स्वास्थ्य, यहां से स्वास्थ्य एक वर्ड करेंगे, यहां से शिक्षा, यहां से बात काम करेंगे, यहां से ये वाला घरेलू खर्च, ये वाला अंडरलाइन करेंगे, घरेलू खर्च यहां से कर लेंगे, घरेलू खर्च डोमेस्टिक लेवल पर जो हम लोग खर्चा करते हैं। इसके अलावा जो आपके विभिन्न सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक, यहां से सामाजिक और जो आर्थिक गतिविधियों में जो हम लोग आर्थिक, यहां पर इन गतिविधियों का डेटा या आर्थिक गतिविधियों का जो व्यापक डेटा इकट्ठा करता है, वो कौन करता है, वो और कोई नहीं बल्कि ये करता है एनएसएसओ। यानी काम होता है डेटा को इकट्ठा करना, यानी ये किसके आधार पर करता है, डेटा सर्वेक्षण संस्थान है। क्या ये सर्वेक्षण संस्थान है, सर्वे करता है, इसका नाम ही है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, घरेलू खर्च के आधार पर, सामाजिक गतिविधियों के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर बहुत सारा व्यापक डेटा इकट्ठा करता है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। और इस एनएसएसओ की सिफारिश मैं बताऊंगा आपको, इसी एनएसएसओ, यहीं पर इसी एनएसएसओ की सिफारिश पर, यहां बात करूंगा मैं आपसे, की सिफारिश पर डेटा जो इकट्ठे करता है, इसी के आधार पर सीएसओ, यहां पर सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सीएसओ है जो हमारे यहां पर राष्ट्रीय आय, किसके आय, कौन सी आय, राष्ट्रीय आय, यहां लिखूंगा मैं आपके राष्ट्रीय आय, यहां से राष्ट्रीय आय, ये रहा राष्ट्रीय आय, ये रहा के आंकड़े प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े, यानी प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है, कौन करता है, सीएसओ करता है। आपके पेपर में आएगा, देश में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन सी संस्था जारी करती है, तो ज्यादातर बच्चे समझते हैं कि आरबीआई जारी करती है, लेकिन राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं कौन जारी करता है, वो सीएसओ जारी करता है। और मैं बताऊंगा आपको, सीएसओ कार्य होता है आर्थिक वृद्धि डेटा तैयार करना, औद्योगिक उत्पादन को तैयार करना और मुद्रास्फीति जैसे व्यापार व्यवस्था को तैयार करना। यानी कि सीएसओ कार्य है कि वो बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ, जैसे एनएसएसओ की सिफारिश पर, एनएसएसओ की सिफारिश पर कार्य करती है। और मैं एक बात बताऊंगा आपको जो एग्जाम में आ सकती है यहाँ पर, कि हमारे यहाँ जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है आपके, वो किसके कहने पे बना है आपके, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आएगा यहाँ पर। हमारे यहाँ पर 19, यहाँ पर 48, 49 में एक राष्ट्रीय आय समिति, कौन सी राष्ट्रीय आय समिति, यहां बताऊंगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको। राष्ट्रीय आय समिति, इसे बोलते हैं नेशनल इनकम कमेटी, राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था हमारे यहाँ पे। और इस समिति के अध्यक्ष और कोई नहीं बल्कि भारत के बहुत बड़े दिग्गज, क्या नाम है दिग्गज का, उनका नाम है यहाँ पर लिख रहा हूं, पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, ये रहा पीसी महालनोबिस, इनकी अध्यक्षता में एनआईसी बनी थी। और इसी एनआईसी की सिफारिश पर भारत में जो सीएसओ का गठन हुआ है आपके यहाँ पर, मैं बताऊंगा आपको, भारत में सीएसओ बनाए वो इन्हीं की सिफारिश पर बनाए। किस सिफारिश बनाए, इन्हीं के कहने पर, इनके सुझाव पर, इन्हीं की सिफारिश पर काय का निर्माण हुआ है, सीएसओ का निर्माण हुआ है वर्ष 1951 में। क्वेश्चन आएगा कि सीएसओ गठन कब हुआ है, तो आप बताएंगे सीएसओ गठन 1951 में हुआ है। और किस समिति की सिफारिश पर हुआ है, तो बताएं पीसी महालनोबिस समिति की सिफारिश पर हुआ। राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमेटी कब बनी हमारे यहाँ, ये बनी है 1948-49 में। और इन्हीं के कहने पर, इन्हीं की सिफारिश पर हमारे सीएसओ का निर्माण हुआ है।
और वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। रट के जाएंगे इसको। तो मैंने एनएसओ के बारे में बताया। एनएसओ क्या करता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू खर्च और अन्य सामाजिक और आर्थिक संकेतांकों के आधार पर रिपोर्ट देता है, व्यापक रिपोर्ट देता है। और इस एनएसओ की रिपोर्ट पर सीएसओ भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। तो रटकर जाएंगे, इसे भूलेंगे नहीं। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि भारत में सबसे बड़ा मौद्रिक प्राधिकरण कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन आया है। भारत का सबसे बड़ा मौद्रिक प्राधिकरण कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मौद्रिक प्राधिकरण कौन सा है? यानी मॉनेटरी अथॉरिटी भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? तो आप बताएं, भारत का सबसे बड़ा जो मौद्रिक प्राधिकरण है वो कौन सा है? वो आरबीआई है। कौन है वो आरबीआई है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हमारे यहाँ मौद्रिक नीति को जारी करने का दायित्व काम किसका है? ये आरबीआई का है। आप जानते होंगे हमारे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा बच्चे ने मुझसे कि अवमूल्यन किया जाता है, वो कौन करता है? डिवैल्यूएशन। तो आप बताएंगे भारत सरकार आरबीआई की मदद से अवमूल्यन करती है, आरबीआई की मदद से करती है। अगर भारत सरकार उत्तर नहीं आएगा तो उसका उत्तर सही क्या होगा? आरबीआई होगा। इसको रट कर जाएंगे आप लोग। और मैं अंतिम लाइन बताऊंगा यहाँ पे आपको, जो राष्ट्रीय आय निकालता है सीएसओ, वो किसके आधार पर निकालता है? तीन चीजें, वो आपके प्राथमिक क्षेत्र, रट कर जाएंगे यहाँ से। प्राथमिक क्षेत्र, एक तो प्राथमिक क्षेत्र, इसको रटेंगे यहाँ से। आपके एक क्षेत्र है आपका द्वितीयक क्षेत्र, इसको रट कर जाएंगे आप लोग यहाँ से। ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, इसको छोड़ेंगे नहीं यहाँ से। और तीसरा पार्ट है तृतीयक क्षेत्र, यहाँ से ये तृतीयक क्षेत्र, यानी तीन क्षेत्र हैं आपके। यहां से ये आंकड़े जारी करता है, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। यानी कि प्राथमिक में कौन आएगा? आपके यहां से कर देंगे कृषि और उससे संबंधित समस्त क्षेत्र आएंगे। द्वितीयक में आपके उद्योग और उससे संबंधित समस्त क्षेत्र आएंगे यहाँ पर आपके। और तृतीय क्षेत्र में जो समस्त सेवा क्षेत्र है, चाहे होटल है, चाहे मोटल है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे संचार है, चाहे बीमा है, चाहे बैंक है, जितनी भी सेवा, चाहे कंप्यूटर सेवाएं, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे रेल है, चाहे रोड है, सारी सेवाएं इसी के अंदर आएंगी। इन तीनों के आधार पर राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? सीएसओ। कौन जारी करता है? सीएसओ जारी करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस पर मैं विस्तार चर्चा आपको अर्थव्यवस्था पन्नों से करूंगा। काय के ऊपर प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्या होता है और तृतीय क्या होता है। इन तीन आप फिलहाल याद कर लेंगे। इन तीनों की आय को ये इकट्ठा जांचता है, इन तीनों के आय को जोड़ता है कौन? सीएसओ। और इन्हीं के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी किए जाते हैं। कोई पूरी उम्मीद है विश्लेषण मेरे समझ में आया होगा। अगला वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आप ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।